नमस्कार सभी को। मैं दिनेश उपाध्याय एग्जाम गुरुजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मध्य प्रदेश के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अभी 2025 में 1 जून को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए एक मास्टर क्लास की एक सीरीज चला रहा हूँ। इस डिजिटल सीरीज में आप लोगों को मध्य प्रदेश के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, उसके लिए आपको 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की पेपर 2 में जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसकी तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस या इसको PSIR भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक मास्टर क्लास हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एक मास्टर क्लास हमारी हो चुकी है, उसमें हमने यूनिट 9 का राज्यों का पुनर्गठन का की जो व्यवस्था थी 1956 तक की, वो हमने देख ली थी। और राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित हमने जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो हमने समझ ली थी कि राज्यों का जो पुनर्गठन होता है उसमें कैसे कैसे एंशियंट लेवल से लेकर के मेडिवल और मॉडर्न टाइम तक कैसे क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में क्या है, आज दूसरी क्लास हो रही है। उस दूसरी क्लास में हम आपको क्या बताने वाले हैं, तो पहले तो मैं आप लोगों को रूपरेखा बता देता हूँ कि हमारी क्लास की रूपरेखा अल्टीमेटली चल कैसे रही है। ठीक है, देखो ये रूपरेखा यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल हम सिलेबस से अटैच्ड रहेंगे। राज्यों का पुनर्गठन हमारी पहली क्लास थी। अगली क्लास है जो निर्माण पे मध्य प्रदेश का निर्माण और राज्यों का विभाजन और मध्य प्रदेश की राजनीति के निर्णायक तत्व विशेषता। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा इस चीज पे बल दे रहा हूं कि राज्यों का पुनर्गठन लिखा है तो उसमें भारत के सभी राज्य आ जाएंगे, जैसे मध्य प्रदेश भी आ जाएगा। लेकिन उसके बाद अगला टॉपिक मध्य प्रदेश का निर्माण, मध्य प्रदेश का विभाजन और मध्य प्रदेश की राजनीति के निर्णायक तत्व और विशेषता दे रखी है। ठीक है ना, क्या दे रखा है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश और डिटर्मिनेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये 4 टॉपिक जो है ना, मैं इनिशियली आपको बहुत शानदार तरीके से कवर कराने वाला हूं, क्योंकि यही मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला पॉइंट है। क्योंकि उसके बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की विधानसभा, उच्च न्यायालय, ये चीजें ऐसी हैं कि आप थोड़ा सा दूसरी स्टैंडर्ड बुक से कनेक्ट करके और फैक्चुअल चीजों को पढ़ के आप कवर कर सकते हो इसको। ठीक है, बट इसको थोड़ा सा ये टेक्निकल हो जाते हैं, जैसे निर्माण, विभाजन वगैरह, तो इनको मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ। इनिशियली मैंने आपको राज्यों का पुनर्गठन बता दिया था, राज्यों के पुनर्गठन की बात हमारी चल रही थी। अभी हम मध्य प्रदेश के निर्माण पे नहीं पहुंचे हैं, तो राज्यों के पुनर्गठन पे हमने क्या क्या पढ़ लिया था आपको मैं बता चुका हूं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम देख चुके थे। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने इसमें कवर कर ली थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो चुकी। दूसरा, हमने संवैधानिक प्रावधान क्या है ये भी पढ़ लिए थे। संविधान लागू होने के बाद जो प्रावधान रहे हैं वो क्या क्या रहे वो भी हमने पढ़ लिए थे। अगला पॉइंट हमारा आयोग पे चलने वाला था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग बनाए गए हैं वो कौन कौन से बनाए गए हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे कौन कौन से आयोग बनाए गए हैं। तो अगली क्लास हमारी इसी पे होने वाली है। बहुत ही आराम से, बहुत ही गहराई से हम इस चीज को कवर कर रहे हैं, इसलिए आप इस चीज को बहुत ही शांत तरीके से और बहुत ही फोकस तरीके से समझिएगा। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके थे, इसलिए मैं इसको निकाल रहा हूं। आप देख सकते हैं इस चीज को कि ये हमारा टॉपिक हो चुका है। ठीक है, जो मैं आपको बता चुका, शुरुआत की 24-25 स्लाइड्स हमने कवर कर ली थी। अब हमारी जो अगली स्लाइड है वो यहां से होने वाली है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित अलग अलग आयोग, इन आयोगों को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, 552 रियासतें हैं, उनको यूनाइट करना है, उनको यूनाइट करके हमें कुछ स्टेट्स में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मली हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, एक बहुत ही जानकार, एक एक्सपर्ट व्यक्ति को बैठा करके उससे सिफारिश लेनी पड़ेगी। तो हमने सबसे पहले क्या बनाया, एक धर आयोग बनाया। ठीक है, कब बनाया था ये, जून 1948 को बनाया। इससे कहा कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे देश के और कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने इनको ऑर्डर दिया कि आप क्या करिए, हमें रिकमेंड कीजिए कि बेस्ट क्या हो सकता है, बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, जिस बेसिस पे हम अपने स्टेट्स को बनाए, उनका फॉर्मेशन करें। तो इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 को दी। ये एक सदस्यीय आयोग, सिंगल मेंबर्ड कमीशन था, यानी सिर्फ एस के धर इसके क्या थे, हेड भी थे, मेंबर भी थे, सिर्फ ओनली यही थे इसमें। इन्होंने दिसंबर 1948 में 6-7 महीने में रिपोर्ट दे दी। उस पर अध्ययन करने के बाद परिणाम क्या बताया इन्होंने, परिणाम या फिर सिफारिशें क्या दी, बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंट के हिसाब से स्टेट बनाओ, प्रशासनिक सुविधा के आधार पे बनाओ, ना कि भाषाई आधार पे। भाषाई आधार पे बोल दिया रिजेक्ट, भाषाई आधार पे बोल दिया कि नहीं, भाषाई आधार पे नहीं बनाना है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने क्या है, भाषाई आधार पे जो डिमांड थी
जो हमारे अंग्रेजों के गुलामी के पीरियड से लेकर के वो डिमांड बनी हुई थी कि स्टेट्स हमारे क्या है ना कल्चर बेसिस पे, हमारी लिंग्विस्टिक बेसिस पे होने चाहिए। आईएनसी ने भी जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत था, तब इस चीज को सपोर्ट किया था। बट क्या हुआ, समय के साथ साथ कांग्रेस को लगा कि ऐसा कर देंगे तो देश डिवाइड हो जाएगा, देश लिंग्विस्टिक बेसिस पे बढ़ जाएगा, तो उसने इस चीज को अनसुना कर दिया, अनदेखा कर दिया। बट डिमांड्स इतनी बढ़ रही थी कि भाषाई आधार पे लोगों ने इतना ज्यादा डिमांड किया कि इस आयोग को बनाया गया, और भाषाई आधार पे, बट आयोग ने इस भाषाई आधार पे चीजों को रिजेक्ट भी कर दिया। ठीक है, तो ये दिक्कत हो गई। ऐसे में लोग क्या करेंगे, आप सीधी सी बात है, लोगों का जो गुस्सा था वो और गर्म हो जाएगा, लोगों ने और विरोध किया। ठीक है, लोगों ने विरोध किया, लोगों को विरोध को देखते हुए जेवीपी कमेटी बनाई जाती है। जेवीपी कमेटी बनाई जाती है, जेवीपी कमेटी का गठन होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब धर आयोग बोल देगा डू नॉट रीऑर्गेनाइज स्टेट ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की बेसिस पे नहीं बनाएंगे, तो फिर जेवीपी कमेटी बनाई जाती है। जेवीपी कमेटी है कौन, जवाहर वल्लभ पट्टाभी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल दिख ही रहे होंगे आपको, और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों ने मिल करके एक कमिटी में का गठन किया। तीनों उसके मेंबर, अध्यक्ष मेंबर जो भी समझ लो आप, है ना, वो थे। 1948 में ये कमेटी गठित भी हो गई। 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। ठीक है, 1948 में ही गठित हुई, 48 में जब धर आयोग की रिपोर्ट आई थी। गठन के बाद इसने 3-4 महीने का टाइम लेकर के अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उसमें इन्होंने फिर बोल दिया भाषाई आधार पर स्टेट बनाने की अभी हाल फिलहाल में आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इन्होंने ये बोला, एक सिंगल वर्ड एक समझना, अभी भाषाई आधार पे स्टेट्स बनाने की अभी आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इन्होंने बोला। बट इन्होंने एक विशेष बात बोल दी कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में भाषाई आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं। ये डेमोक्रेटिक डिमांड अगर पैदा हो जाएगी देश में, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी बन चुके हैं, अगर डेमोक्रेटिक डिमांड पैदा हो जाएगी हमारे देश में, तो हम भाषाई राज्य बना सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली गई थी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखो धर आयोग कहता है 48 में भाषाई आधार पे नहीं बनाना है। जेवीपी कमेटी विरोध होता है इस चीज का, जेवीपी कमेटी क्या आती है, फिर जेवीपी कमेटी कहती है भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए, बट डेमोक्रेटिक डिमांड अगर पैदा होती है तो हम भाषाई आधार पर राज्य बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपने समझ ली। उसके बाद क्या होता है, कुछ भारत में भाषाई आधार पर जो स्टेट्स है ना, उसकी डिमांड के लिए बहुत बड़े पैमाने पे क्या होता है, उसके लिए भारत में बहुत बड़े पैमाने पे क्या होता है, भाषाई आधार पर आंदोलन पैदा हो जाते हैं। ठीक है, जेवीपी कमेटी का जैसे ही गठन होता है, रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट में भाषाई आधार पर ये बोला जाता है राज्य नहीं बनाए जाएंगे, तो बहुत बड़े पैमाने पर मांग होती है और आंदोलन भी होता है। ऐसे में जब एग्रेशन पैदा हुआ, तो भाषाई राज्यों की जब मांग बढ़ने लगी, तो बहुत बड़ा आंदोलन एक आंध्र प्रदेश में देखा गया। आंध्र प्रदेश के जो लोग थे, मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो, जैसे ये मैप है भारत का, ठीक है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो आंध्र प्रदेश यहाँ कहीं लाया करता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का हाल ये था कि आंध्र प्रदेश मद्रास में शामिल था। मद्रास यहाँ पे उस जमाने में मद्रास कहते थे, आज इसको तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे इस मद्रास के साथ शामिल था। मद्रास में मेनली तमिल लैंग्वेज बोली जाती थी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती थी। तो इन लोगों ने बोला कि हमें अपना तेलुगु भाषी स्टेट चाहिए, तमिलियंस के साथ हम नहीं रह सकते हैं, तो इन्होंने अलग स्टेट की मांग की, हमें अलग स्टेट दीजिए। तो ऐसे में जब आंदोलन चल रहा था, तो वहां पे एक व्यक्ति सामने आते हैं, उनका नाम था श्री रामुलु। मिस्टर रामुलु जो थे, बहुत ही अच्छे तरीके से इस आंदोलन को लीड करते हैं, और 56 दिन की क्या है हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। 56 दिन बाद एक दुखद घटना ये घटती है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारी सरकार डर जाती है कि दुखद मृत्यु हो गई है, और एग्रेसिवली क्या है यहाँ पे लोगों का आप गुस्सा देखने को मिलेगा। हुआ भी वही, वायलेंट हो गया, प्रोटेस्ट देश भर में वायलेंट हो गए, खासतौर पर साउथ इंडिया में। तो इसको देखते हुए सरकार ने बोला कि एक काम करते हैं, उनकी अगर मृत्यु हो गई है और वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो 1953 में उन्होंने क्या किया, आंध्र प्रदेश पहला भाषाई आधार पे उन्होंने राज्य बना दिया, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। वो आप देख रहे हो, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि स्टेट बनाने के लिए, एक स्टेट जैसे ये स्टेट है, इसका एक हिस्सा काट करके एक अलग स्टेट बनाने के लिए आपको आर्टिकल 2 और 3 की आवश्यकता पड़ेगी।
जो कि एक नॉर्मल सी मेजोरिटी के आधार पे आप पास करा करके बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सरकार ने बना दिया। जब ऐसा हो गया तो देश को मतलब जनता को लगा यार नॉर्मल सी तो बात है, ज्यादा टफ थोड़ी होता है ये काम, स्टेट बनाना ज्यादा टफ थोड़ी होता है, नॉर्मल मेजोरिटी से पास करा भी दिया। वहां पे चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हाँ बोले या ना बोले, तमिलनाडु या मद्रास को चाहे आंध्र प्रदेश अलग करना भी हो या ना भी करना हो, तो भी संसद जो है, केंद्र सरकार जो है, नेहरू जी जो है बना सकते हैं। जब लोगों को इतना आत्मविश्वास पैदा होगा कि ये जानबूझ के नहीं बना रहे हैं, तो अनशन और बढ़ गया। आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी स्टेट हो गया तो कन्नड़ को भी लगा, मराठियों को भी लगा, गुजरातियों को भी लगा, तमिलियंस को भी लगा, उड़ीसा वालों को भी, उड़िया वालों को भी लगा, बंगाली लोगों को भी लगा, कि हम पंजाबी लोगों को भी लगा कि हमारी भाषा के आधार पर भी स्टेट्स बनने चाहिए। तो ऐसे में सरकार को अब लगा कि ऐसे में देश में हर जगह उग्र आंदोलन पैदा हो सकते हैं, तो फजल अली कमीशन उन्होंने बना दिया। इस फजल अली कमीशन का मुख्य काम ये था कि समझना कि भाषाई आधार पर स्टेट बन सकते हैं, क्या डेमोक्रेटिक डिमांड हमें फुलफिल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तो डेमोक्रेटिक डिमांड पैदा हो रही है, तो फुलफिल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, देश के बहुत ही नामी जज थे, बहुत ही पहुंचे हुए जज थे, मतलब बहुत एक्सपर्ट थे ये फजल अली, जस्टिस फजल अली, इनके पास जाकर के बोलती है कि आप हमें रिकमेंड कीजिए कि क्या करना चाहिए। तो इनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया जाता है, उसको कहते हैं फजल अली कमीशन, जिसका वास्तविक नाम होता है राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली कमीशन। 1953 में बनाया जाता है। इसी को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बोलते हैं। 22 दिसंबर 1953 को बनता है। इसके अध्यक्ष होते हैं न्यायमूर्ति फजल अली, मेंबर्स होते हैं के एम पणिकर, एच एन कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू जिनको कहते हैं। रिपोर्ट 55 में आती है और प्रभाव परिणाम क्या होता है, ये कह देता है कि भाषाई आधार पर स्टेट बनने चाहिए, भाषाई आधार पर स्टेट बनने चाहिए। बहुत खुशी की बात थी अलग अलग स्टेट्स के लिए कि यार है ना, हमारी जो मांग है वो मान ली गई है, ठीक है। भाषाई आधार पर स्टेट के पुनर्गठन की बात फजल अली कमीशन मान लेता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। साथ में ये 7वें संविधान संशोधन के लिए बात करता है। देखो अब आप बोलोगे संविधान संशोधन की जरूरत क्या पड़ गई यहाँ पे, आप तो बोल रहे थे कि यार स्टेट बनाने के लिए, डिवाइड करने के लिए, बांटने के लिए, बाउंड्री अल्टरेशन करने के लिए, नाम चेंज करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बट देखो यहाँ पे एक चीज है, कई सारे स्टेट ऐसे बन रहे हैं कि वहां पे फर्स्ट शेड्यूल में तो संशोधन होना ही है, फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है। साथ में सेकंड में भी संशोधन करना पड़ेगा, बहुत सारे आर्टिकल्स में संशोधन करना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर के हों, है ना, बहुत सारे स्टेट हाई कोर्ट्स बदलने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे कई सारे राज्यों में। अब जैसे राज्य बन रहा है, मान लो, है ना, मान लीजिए जैसे कि मलयालम केरल राज्य बन रहा है, केरल राज्य के पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है, तो वहां पे हाई कोर्ट बनाने के लिए भी एक संविधान संशोधन होना चाहिए। तो उस तरीके से फिर कई सारे संविधान संशोधन करने पड़े। इस तरीके से क्या है, यहाँ पे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 की आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है, तो सरकार यहाँ पे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 भी करती है। और इस तरीके से भारत में दो चीजें बहुत बड़े पैमाने पे देखी जाती है। एक तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम, बहुत अच्छा अधिनियम आया था, जिसने क्या किया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की नींव रखी, और 7वां संविधान संशोधन भी किया गया, जिसके माध्यम से संविधान में जो जो आर्टिकल्स क्लॉज जोड़ने थे वो भी ऐड कर दिए गए। तो इस प्रकार से भारत में संविधान संशोधन हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे समझनी है कि राज्यों का पुनर्गठन जैसे हुआ था, तो धर कमीशन ने जैसे बोला था भाषाई आधार पे नहीं बनाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे बनाना चाहिए, ठीक है। तो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, पता है, जो रिकमेंडेशन दी थी वो ये दी थी कि क्यों ना भारत को पार्ट ए में, ठीक है, पार्ट ए में बांट दो, पार्ट बी में बांट दो, पार्ट सी में बांट दो, पार्ट डी में बांट दो। तो ये जो रिकमेंडेशन हमने पढ़ी है, जैसे पार्ट ए में 9 स्टेट थे, पार्ट बी में 9 स्टेट थे, पार्ट सी में 10 स्टेट थे, और पार्ट डी में 1 स्टेट था, अंडमान निकोबार। तो ये जो रिकमेंडेशन थी, ये धर कमीशन की रिकमेंडेशन थी, ठीक है। जेवीपी कमेटी की भी इसी से आसपास ही रिकमेंडेशन थी। बट अब जो ये 28 स्टेट का कॉन्सेप्ट, 29 स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना, फजल अली इसको कन्वर्ट करके क्या कर देते हैं कि अब से ये 29 स्टेट ना होकर के 14 स्टेट होंगे, ठीक है। इनको 14 स्टेट में और 6 यूटी में कन्वर्ट कर देते। तो ये आप याद रखना कि धर कमीशन के जो 29 स्टेट है ना, उसको 14 स्टेट में और 6 यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब इस तरीके से रीऑर्गेनाइज हो गए हैं स्टेट्स, ठीक है। देखो आप एक प्रकार समझो कि 552 जो रियासतें हैं, अब धीरे धीरे वो किस पे कन्वर्ट हो गई है, 14 स्टेट में कन्वर्ट हो गई है और 6 यूटी में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बदलाव हो गया, ये है रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये है रीऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे
कुछ फैक्टर्स समझने पड़ेंगे, ठीक है। फैक्टर्स क्या है, एग्जाम में आ जाते हैं, पूछ सकता है जैसे आपसे कि राज्यों का पुनर्गठन, भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ उसमें प्रमुख फैक्टर्स क्या रहे, प्रमुख कारक क्या रहे। देखो, भाषाई सांस्कृतिक फैक्टर तो सबसे बड़ा था। फजल अली का मुद्दा यही तो था, फजल अली जो जस्टिस फजल अली थे उनके सामने यही तो सबसे बड़ा मुद्दा था कि लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट बनाऊं, तो बनाऊं कैसे, मैं बनाऊं तो फिर क्या वो सही है कि गलत है। तो उन्होंने बोला हाँ बनाने चाहिए। पहली बात तो वो उन्होंने खुद ऑब्जर्व करी कि लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट बनाने चाहिए, कोई इशू नहीं है, बट वो कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखें। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात करें, प्रशासनिक और वित्तीय आर्थिक विचार की भी मतलब वहां पे फोकस करें जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात यहाँ पे देखी जाएगी, और जन कल्याण। कि सिर्फ राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई पर्सपेक्टिव्स नहीं है, राष्ट्रीय एकता को भी ध्यान, अखंडता को भी ध्यान रखा जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल इकोनॉमिक है ना पर्सपेक्टिव भी ध्यान में रखा जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी ध्यान में रखा जाएगा। अब अगला पॉइंट है कि राज्य जो पुनर्गठन आयोग अधिनियम था, सॉरी राज्य पुनर्गठन अधिनियम था 1956 का, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, इसके की प्रोविजंस क्या थे, की प्रोविजंस या प्रमुख प्रावधान क्या थे। तो देखो, इससे प्रमुख प्रावधान ये थे कि भारत की सीमाओं का पुनर्गठन अल्टीमेटली होना था। भारत वही था बट सीमा का थोड़ा सा बाइफर्केशन होना था, डिमार्केशन होना था, सिस्टमेटिक ढंग से कोई राज्य ऐसा यहाँ से बनाना था, यहाँ से निकाल के ऐसा बनाना था, ठीक है। तो ये होना था, कुछ अलग से ऐड नहीं हो रहा था कोई देश। तो भारत की इंटरनल जो बाउंड्रीज है उनको हमें रीऑर्गेनाइज करना था, 7वें संशोधन को हमें इंप्लीमेंट करना था, ABCD वाले स्टेट को खत्म करना था, और हमें 14 राज्य 6 यूटीज बनाना था। तो ये की प्रोविजंस इसमें शामिल थे। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे आप देखो कि भारत में जो ये 14 स्टेट और 6 यूटी बने वो आपको पता होना चाहिए। इनकेस कम से कम वो अगर क्वेश्चन आ गया कि फजल अली की रिकमेंडेशन के बाद कौन सा स्टेट नहीं बना इनमें से, तो आप बता सकते हो कि ये 14 में से ये नहीं था। तो कौन कौन से थे वो, आंध्र प्रदेश तो पहले ही बन गया था, असम बन गया था, फिर बिहार, बंबई, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। आप याद रखना जिस एग्जाम को आप दे रहे हो मध्य प्रदेश, अब हम उस पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं। मैंने बोला था राज्यों के पुनर्गठन में, फिर मैं मध्य प्रदेश पे चला जाऊंगा। तो मध्य प्रदेश यहाँ पे कब गठित हुआ, अब आपको दिमाग में क्लियर हो गया, 1956 में मध्य प्रदेश गठित हुआ। 1 नवंबर को ये डेट मानी जाती है, इसकी गठन की कब मानी जाती है डेट, 1 नवंबर 1956, ठीक है, 1956 को इसकी पुनर्गठन की डेट मानी जाती है। इसके अलावा कुछ यूटीज भी बनाए जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप समूह, ये एक ही है, यूटी, मणिपुर और त्रिपुरा। अब आप कुछ इसमें यूटी ऐसे देख रहे होगे, केंद्र शासित प्रदेश ऐसे देख रहे होगे जो आज स्टेट बन चुके हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश एक स्टेट बन चुका है, मणिपुर एक स्टेट बन चुका है, त्रिपुरा भी एक स्टेट बन चुका है। तो बाकी जो लक्षद्वीप है, दिल्ली, अंडमान निकोबार, 3 अभी क्या है, अभी भी यूटीज की कैटेगरी में है। तो पूछ सकता है कि वो 6 जो यूटीज थे अभी भी कौन से यूटीज हैं कंटिन्यूअसली, कौन से जो यूटीज जब फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद जो यूटीज थी वो अब स्टेट बन चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। ये हो गया है हमारा। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, अगला यहाँ पे है कि जो 14 राज्य बने हैं, ठीक है, वो कैसे बने हैं, वो कहां से अलग अलग करके बनाए गए हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश, आप यहाँ पे देख रहे हो ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, उम्मीद यही करता हूं, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। बट ये आंध्र प्रदेश पहले किस में शामिल था, पहले ये शामिल था मद्रास में, ठीक है, तो मद्रास में शामिल था, या फिर उस समय पे इसको तमिलनाडु को मद्रास कहा जाता था। तो इस मद्रास से अलग करके इसको तेलुगु भाषी स्टेट आंध्र प्रदेश बनाया गया था, ठीक है, ऐसा था शुरुआत में। अगर उससे भी पहले देखो तो ये हैदराबाद रियासत का पार्ट था, ठीक है। साथ में जो मद्रास रीजन था, ठीक है, मद्रास रीजन में कुछ हिस्सा क्या है, त्रावणकोर और कोचीन का हिस्सा भी जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद केरल की बात करें तो केरल यहाँ पे देखो एग्जिस्ट करता है, केरल को यहाँ से क्या है बाइफरकेट करके, डीमार्क करके त्रावणकोर और कोचीन के क्षेत्रों को अलग करके ये बनाया गया था। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे बॉम्बे राज्य, बॉम्बे आप देख सकते हो किससे बनाया गया था, बॉम्बे जो एरिया था ना ये ऐसा ऐसा कुछ एरिया फैला हुआ था, ये गुजरात भी इसमें समाहित था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, बॉम्बे राज्य जो है ना यहां से लेकर के इस तरीके से ये बनाया गया, गुजरात भी इसमें शामिल था, ये बॉम्बे राज्य था, ठीक है। इस तरीके से ये बॉम्बे राज्य बनाए गए, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल थे। आप याद रखना बॉम्बे राज्य में महाराष्ट्र और
गुजरात शामिल थे। फिर बिहार, जो आज का बिहार है, फिर जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर है। फिर उसके बाद अगर असम की बात करें, असम ये हो गया। अब मैं एक चीज बोल रहा हूँ, जो बिहार है उससे झारखंड अभी 2001-2000 में अलग हुआ है, तो बिहार उस जमाने में इतना था, असम उस जमाने में इतना था, क्योंकि उससे मेघालय, मणिपुर, ये मिजोरम सब कुछ उसमें समाहित था। मणिपुर थोड़ा अलग था, अरुणाचल प्रदेश वगैरह उसी में समाहित थे, ठीक है। उसके बाद ओडिशा देखा जाए तो ओडिशा, उसके बाद पश्चिम बंगाल देखा जाए तो उसी तरीके से, ठीक है, और गुजरात देखा जाए तो उसी तरीके से पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, उत्तर प्रदेश भी और उसी तरीके से शामिल कर लिए। अब ये उसी तरीके से कैसे तरीके से शामिल कर लिए, मतलब कहने की क्या बात है यहाँ पे, क्या क्या कहना क्या चाहते हैं। देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग यानी फजल अली कमीशन के पहले कौन सी कमीशन की रिकमेंडेशन चल रही थी, धर कमीशन की रिकमेंडेशन, जिसने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के हिसाब से बाइफर या रीऑर्गेनाइजेशन किया था। तो फजल अली ने कुछ खास स्टेट में ही परिवर्तन किया, बाकी के ज्यादा स्टेट जो है ना ऑलरेडी लिंग्विस्टिक बेसिस से बटे थे, जैसे पश्चिम बंगाल देख लो, उत्तर प्रदेश देख लो, ओडिशा देख लो, ये बटे हुए थे पहले से ही। तो इनको धर कमीशन की रिकमेंडेशन के एग्जैक्टली वैसे ही क्या है यहाँ पे भी पुट कर दिया उसको, ठीक है, मतलब उसी तरीके से यहाँ पे कोई बिना किसी परिवर्तन के यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। अब अगली यहाँ पे क्या है बात, अगली बात यहाँ पे है कि मैसूर स्टेट। अब आपको पता होगा ये कर्नाटक स्टेट है, इसको क्या किया गया था, कई सारे कर्नाटक के क्षेत्र को मिला करके मैसूर हो गया, बेंगलोर का एरिया, मंगलोर का एरिया, ठीक है, और बेलारी एरिया, कई सारे एरिया को मिला करके, ठीक है, बनाया गया था ये। फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ ये हुआ कि मध्य प्रदेश में मध्य भारत सेंट्रल जो इंडिया एजेंसी है, विंध्य प्रदेश है और भोपाल रियासत, इनको मिला करके कुछ हिस्सा महाकौशल का मिला करके, और छत्तीसगढ़ भी उस जमाने में फजल अली की कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से छत्तीसगढ़ का एरिया भी उस जमाने में मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। जैसे आप इस मैप में देख सकते हो, इस मैप में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मध्य प्रदेश का जो फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर अगर मध्य प्रदेश देखा जाए तो वो ऐसा था, इतना बड़ा मध्य प्रदेश देखा जाता था। अगर देखा जाए तो उस टाइम पे सबसे बड़ा स्टेट था मध्य प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा स्टेट। फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट माना जाता था। अभी क्या है, छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो सेकंड सबसे बड़ा एरिया बेसिस पे सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है। उसके बाद एक यहाँ पे पॉइंट और है, ये है पंजाब का। पंजाब को पटियाला और जो पूर्वी पंजाब राज्य संघ है, पैप्सू जिसको कहते हैं, इसको मिला करके पंजाब स्टेट बनाया गया, और राजस्थान को अजमेर रियासत को मिला करके मर्ज करके, जो धर कमीशन ने अजमेर एक स्टेट बना रखा था उसको मिला करके यह राजस्थान स्टेट बनाया था। इसके बाद कुछ क्षेत्रीय काउंसिल, अच्छा यहाँ पे कुछ यूटीज भी है, जो 6 यूटीज मैं बता चुका हूँ, उनके नाम आप देख सकते, दिल्ली, मणिपुर, अंडमान निकोबार और हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप, मिनिकॉय वगैरह, ठीक है, ये आप याद रखते हैं इनको। इसके बाद कुछ काउंसिल्स भी बनी थी फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद 1956 के बाद, आपको क्योंकि ये अच्छे से पढ़ना है फजल अली कमीशन, उसमें काउंसिल्स वगैरह को भी पढ़ना पड़ेगा। तो काउंसिल्स भी बनाई गई थी, कुछ 5 काउंसिल्स बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी, एक तो नॉर्थ इंडिया की काउंसिल बनाई गई थी, ये है, ठीक है, एक बनाई गई थी सेंट्रल इंडिया की काउंसिल बनाई गई थी, ये है, एक ईस्टर्न इंडिया की काउंसिल बनाई गई थी, ये, और एक वेस्टर्न इंडिया की काउंसिल बनाई गई थी, और एक सदर्न इंडिया की काउंसिल बनाई गई थी। सरकार को लगा कि ये 5 काउंसिल तो बन गई हैं, एक काम करते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ये बहुत अलग है, इसको भी एक अलग काउंसिल में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बना देते हैं। तो उन्होंने समय के साथ साथ 1972 में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाई थी। ये सभी की सभी पांचों जो है ना 1956 में ही बन गई थी, और ये वाली जो काउंसिल है 1972 में बनी थी, ये पूछ सकते हैं आपसे। के बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या है, वो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम की सीमाएं, ठीक है, लिमिटेशंस क्या क्या है। देखो लिमिटेशंस क्या है, बहुत सारी थी इसमें, और लिमिटेशंस की वजह से आज भी राज्यों के मांग उठती रहती है। लिमिटेशन क्या थी कि एक तो अधूरी पुनर्गठन प्रक्रिया थी। फजल अली कमीशन ने बहुत ही मतलब सोच विचार, बहुत ही टाइम लेकर के उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, मतलब 53 में बना था, 55 में रिपोर्ट दी थी, 2 साल का टाइम लेकर के उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। फिर भी कुछ कमी रह गई, इनकम्प्लीट रीऑर्गेनाइजेशन हो पाया उसमें भी, कई सारे स्टेट की मांग पूरी ही नहीं हो सकी। कई सारे स्टेट जैसे गोरखालैंड, आज भी उसकी डिमांड हो रही है, बंगाल से अलग होकर के, बोडोलैंड इसकी मांग हो रही है। कई सारे स्टेट की मांग तो ये पूरी नहीं हो पाई भाषाई आधार पे, कई सारे स्टेट की बाउंड्री डिस्प्यूट हो गई है। कुछ स्टेट बोल रहे थे जैसे कि ये मराठी एरिया है और वो कर्नाटक को दे दिया, तो वो महाराष्ट्र कह रहा है कि वो हमें वापस दो, तो ये बाउंड्री डिस्प्यूट हो गया है। जैसे कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेलगावी विवाद, जो कि किसके बीच है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है।
बेलगांव को किसको दे दिया है, यहाँ पे बेलगावी इधर कहीं पे आसपास है। और ये जो रीजन है ना, ये महाराष्ट्र क्या करता है, अपना बताता है और कहता है ये हमारा है, कर्नाटक कहता है ये हमारा है बेलगावी रीजन। तो ये विवाद है, ये एक प्रकार से इंडिया पाकिस्तान बने हुए एक दूसरे के लिए है ना। महाराष्ट्र और कर्नाटक यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान बने हुए एक दूसरे के लिए। ठीक है, विवाद इतने हद तक वायलेंट हो जाते हैं कि आप देख सोच भी नहीं सकते हो। तो ये चीज हमारे देश की यूनिटी के लिए बहुत बुरी है। फिर आर्थिक असमानता एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी है। कुछ स्टेट ने ये कहा कि आपने डिवाइड तो कर दिया भाषा के आधार पे, लेकिन भाषा के आधार पे उतना बड़ा फैक्टर नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे गरीबी बहुत बड़ा फैक्टर है, हमारे यहाँ पे भाषा उतना बड़ा फैक्टर नहीं है। उनको भाषा के आधार पे नहीं बंटना था, उनको बंटना था अपनी गरीबी खत्म करने के लिए। उनको रीऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो जैसे कि बीमारू राज्य, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। बीमारू राज्य में देखो, इसका फुल फॉर्म होता है BI से होता है बिहार, MA से होता है MP, और R से होता है राजस्थान, और U से होता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बिहार, MP, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इनको बोला जाता है बीमारू राज्य। ये बीमारू राज्य इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन या रीऑर्गेनाइजेशन वो है सही तरीके से नहीं हुआ। हाँ, शायद इसी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो ये राज्य भी क्या है, मुद्दा उठाते रहते हैं और यहाँ पे डिमांड होती रहती है कि ये कहीं यहाँ से ये अलग करके दो। जैसे मध्य प्रदेश का एक सबसे बड़ा मुद्दा है सूखा का मुद्दा, जो कि बुंदेलखंड रीजन में देखा जाता है। मध्य प्रदेश में जो एक बड़ा मुद्दा है चंबल रीजन में, वो है लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा। ठीक है, मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट ज्यादातर मालवा रीजन में हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे झाबुआ और निमाड़ का रीजन बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है। फिर इसके बाद जो मिनरल रिच एरिया है वो मध्य प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट में है। ठीक है, तो इस प्रकार से डिस्पैरिटीज हैं कि इधर का डेवलपमेंट कम हो पाया ईस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में डेवलपमेंट हो गया, सदर्न पार्ट में कम डेवलपमेंट हो पाया लेकिन नॉर्दर्न पार्ट में डेवलपमेंट हो गया। तो इस प्रकार से क्या है, एक अंतर देखने को मिलता है। ये चीज भी क्या है, एक बहुत बड़ा लिमिटेशन के रूप में देखा जाता है कि यार स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया, बट ये चीजें क्या है, स्टेट में सही तरीके से बैलेंस वे में नहीं देखी जा रही। एक सबसे बड़ी एक समस्या है आदिवासी समस्या, ट्राइबल कंसर्न। कई सारे स्टेट्स में ट्राइब्स बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं, जैसे मेघालय, नागालैंड। ठीक है, तो पहले ये स्टेट नहीं थे, बट यहाँ पे जैसे मेघालय में आपने देखा होगा गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया, ये जो जनजातियां हैं ये क्या करती हैं, डिमांड करती हैं कि हमें अपना स्टेट चाहिए, हमें अपना स्वायत्तता चाहिए। तो सरकार ने बोला कि आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हो, बहुत ही वल्नरेबल रीजन है, एक काम करो अपना स्टेट ले लो। थोड़ा सा ऑटोनॉमी भी दे दी, ट्राइबल काउंसिल बनाई, ऑटोनोमस काउंसिल बनाई, जो अपने फैसले खुद के हिसाब से करते हैं। यहाँ पे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज उतने ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस प्राप्त है 371 जैसे 370 में जम्मू कश्मीर को प्राप्त था ना, वैसे 371 के अंदर कई सारे ऐसे क्लॉज जोड़े गए जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है, जिसमें वो ऑटोनॉमसली क्या है, रूल कर सकते हैं अपने क्षेत्र को। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये सब की सब जो ऐसी बातें हैं मेघालय को लेकर के, नागालैंड को लेकर के, मणिपुर को लेकर के, मिजोरम को लेकर के, वो ट्राइबल बेसिस पे यहाँ पे दी गई हैं या फिर उनको ऐसी शक्तियां दी गई हैं। कुछ प्रशासनिक चुनौतियां हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी है, जिस वजह से क्या है कि दिक्कतें बड़ी हैं स्टेट को लेकर के। जैसे अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक प्रॉब्लम ये थी कि उत्तर प्रदेश को छोटा करने की मांग प्रशासनिक सुगमता के लिए उठ रही थी। उत्तर प्रदेश एक स्टेट बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश के पास सबसे बड़ा रीजन क्या है, ये उत्तराखंड भी था, फजल अली की रिकमेंडेशन के बाद उत्तराखंड वाला रीजन भी था इसके पास। इतना बड़ा स्टेट था ये, और इसके पास बहुत ही ज्यादा फर्टाइल लैंड था, ये वाला रीजन देखा जाए तो। उसके बाद जो पहाड़ी रीजन था ये फर्टाइल नहीं था, क्योंकि ये पहाड़ी रीजन था, यहाँ पे खेती उतनी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे गंगा के मैदान है, यहाँ पे फर्टाइल रीजन था। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, जहाँ पे फर्टिलिटी ज्यादा होती है जो सॉइल में, तो वहाँ पे खेती अच्छी होती है, वहाँ पे रिसोर्सेज अच्छे होते हैं, पानी की यहाँ पे बहुत उपलब्धता है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा हाई है, और जनता जब ज्यादा होगी तो आपको पता है कि फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्राइम बढ़ेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे स्टेट को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली एडमिनिस्टर करना है, तो इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा, इसको विभाजन करना पड़ेगा। तो इसका डिवीजन किया गया था फिर सन 2000 में, इससे उत्तराखंड क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। कहने की बात यह है कि यहाँ पे अलग करना एक कारण था, एक मुद्दा था,
जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है या फिर फजल अली कमीशन 1956 में वो नहीं कर पाए थे, तो बाद में ये करना पड़ा। तो ये लिमिटेशन के रूप में हम एक कमी के रूप में देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जब समय के साथ साथ और मांग ऐसी उठती रही, ठीक है, समय के साथ साथ ऐसी मांग उठती रही, तो हमारी सरकारों को लगा कि यार है ना, ऐसा तो है नहीं कि राज्य पुनर्गठन आयोग या फिर जो एक्ट है 7वां संविधान संशोधन है, फजल अली कमीशन है, उसने जो भी बोल दिया वो अब अंतिम सत्य है, उसके बाद कोई राज्य नहीं बन सकता। बाद के वर्षों में भी रिक्वायरमेंट पड़ी तो हमने स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया है। जैसे आपको पता है भारत से जो है गुजरात, बॉम्बे से जो है गुजरात स्टेट को अलग नहीं किया गया था सिस्टमेटिकली, है ना। गुजरात, अब गुजरात में डिमांड ये उठ रही थी गुजरात भाषी स्टेट अलग होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में या बॉम्बे स्टेट में ज्यादातर क्या बोली जाती थी, मराठी भाषा बोली जाती थी। इसलिए बम्बई राज्य का विभाजन कर दिया गया और महाराष्ट्र जो है मराठी भाषी बनाया गया, गुजरात को गुजराती भाषी बनाया गया, ठीक है। उसी तरीके से फिर दादरा नगर हवेली को भी फिर अलग से बाइफरकेट, मतलब इसको क्या किया गया था, इस पे पुर्तगालियों का शासन था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो दादरा नगर हवेली का रीजन है ना, ये दादर नगर हवेली यहाँ पे है, ठीक है, और ये दमन है यहाँ पे। तो दादर नगर हवेली पे क्या था कि पुर्तगालियों का कब्जा था, पुर्तगालियों ने कब्जा कर रखा था, तो सरकार ने सैन्य कार्रवाई से युद्ध करके यहाँ पे भगाया उनको। 61 में जब भगा देती है तो वहां पे क्या करती है, दादर नगर हवेली को यूटीज के रूप में शामिल कर लेती है। तो एक ये रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर गोवा के साथ मुद्दा ये था, गोवा दमन द्वीप के साथ यहाँ पे गोवा में, ठीक है, यहाँ पे भी गोवा पे भी पुर्तगीज का कब्जा था, तो वहां पे पुलिस कार्रवाई के थ्रू 61 87 के बीच में इनको शामिल कर लिया जाता है। देखो 61 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में विलय करा लिया गोवा का, दमन द्वीप का। 12वें संविधान संशोधन के थ्रू 62 में संघ शासित प्रदेश बनाया था गोवा को, और 87 में फिर गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। शुरुआत में यूटी बना था गोवा, फिर बाद में स्टेट बन जाता है, ठीक है, ऐसा रहता है कहानी। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था गोवा के लिए, तो 12वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, पुडुचेरी। पुडुचेरी के साथ ये था कि पुडुचेरी पे था फ्रेंच लोगों का कब्जा, ठीक है। पुडुचेरी पे किसका कब्जा था, फ्रेंच का था। तो पुडुचेरी कहाँ लाया करता है, ये चेन्नई के पास में यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये यहाँ पे चेन्नई के पास में देखा जाता है। पुडुचेरी की एक छोटी सी कॉलोनी यहाँ पे आंध्र प्रदेश में यनम करके है, पुडुचेरी की एक छोटी सी कॉलोनी माहे यहाँ पे भी है, और पुडुचेरी की एक छोटी सी कॉलोनी यहाँ पे तमिलनाडु में कराईकल करके, ऐसी चार कॉलोनीज पे फ्रेंच का कब्जा था। इन सबको हटाया गया, फ्रेंच को, मतलब उनसे संधि कर ली, उनसे युद्ध नहीं किया था फ्रेंच लोगों से, हमने उनसे संधि करके उनसे ये राज्य ले लिया, ये क्षेत्र ले लिया, और पुडुचेरी, कराईकल, माही, अनम पे कब्जा करके 54 को भारत को सौंपा गया। 14वां संविधान संशोधन 1962 में करके इसको यूटी बना लिया, आज भी यूटी है पुडुचेरी। फिर भारत में नागालैंड जो स्टेट है, आप देख सकते हो नागालैंड स्टेट जो है यहाँ कहीं लाया करता है, देखो यहाँ पे इसकी कैपिटल है कोहिमा। हुआ ये था कि नागा जो है ना, नागालैंड जो है असम का पार्ट था उस टाइम पे, ठीक है, जब 56 में। लेकिन 63 में डिमांड इतनी बढ़ने लगी कि नागा पहाड़ियों में रहने वाले जो लोग थे, ट्राइबल लोग, उन्होंने डिमांड की, तो असम के त्वेनसांग क्षेत्र से ये अलग करके इसको बनाया गया। 61 में असम के राज्यपाल के अधीन ये था, 63 में इसको बना दिया जाता और भारत का 16वां स्टेट बनता है। उसके बाद हरियाणा की बात अगर हम करें, हरियाणा और चंडीगढ़ की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, अब इसके साथ क्या था, देखो हरियाणा जो स्टेट है, ठीक है, और चंडीगढ़ और पंजाब, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा और गर्म मुद्दा था, ये नॉर्मल तरीके से शामिल नहीं हुए थे। अपने एक मुद्दा यहाँ पे ये था कि जो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का रीजन था, मेनली में हरियाणा, और अगर यहाँ पे पंजाब और हरियाणा की बात करूं और चंडीगढ़ की बात करूं, तो बात ये थी कि पंजाब में यहाँ पे 60s के टाइम पे खालिस्तान का मुद्दा बहुत एक्टिव था। सरकार चाहती थी कि एक तो खालिस्तान के मुद्दे को टैकल कर लें, और दूसरा है कि हम यहाँ पे एक हरियाणा में हिंदी भाषी राज्य की डिमांड है उसको भी पूरा कर दें। हिंदी भाषा, हरियाणा के जो लोग थे वो हिंदी भाषी राज्य की डिमांड करते थे, क्योंकि पंजाब में मेनली पंजाबी बोली जाती थी। तो हरियाणा के लोकल लोग यहाँ पे, मतलब हरियाणा क्षेत्र का जो रीजन है, यहाँ के लोग मांग रहे थे हमें हिंदी स्टेट चाहिए, हिंदी भाषी स्टेट चाहिए। तो सरकार ने क्या किया कि इस पंजाब को, कि खालिस्तान का एक जो शक्ति है वो खत्म करने के लिए और हिंदी भाषी स्टेट बनाने के लिए क्या किया उन्होंने, बाइफरकेशन कर दिया, यहाँ पे स्टेट को ऑर्गेनाइज कर दिया। कब किया था ये, 66 में किया था, 71 में पूरा हो गया था।
पंजाब बना दिया, हरियाणा बना दिया। अब यहाँ पे चंडीगढ़ किसको दें, मुद्दा ये था। चंडीगढ़ उस टाइम पे पंजाब की राजधानी थी, बट हरियाणा और पंजाब दोनों चाहते थे कि हमारी राजधानी बन जाए, हमें मिल जाए। तो देखो पंजाब और हरियाणा के बीच में इतना ये मुद्दा क्रिएट हो गया कि वायलेंस होने लगा। तो स्टेट सेंटर ने बोला कि एक काम करें, ये चंडीगढ़ दोनों की राजधानी रहेगी, बट इस पे एडमिनिस्ट्रेशन हम करेंगे, दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करेगी, इसलिए चंडीगढ़ को क्या बना दिया, यूटी बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया इसको। ठीक है, बात ये थी। इसके बाद अब अगर हम यहाँ पे क्लियरली और आगे पढ़े तो यहाँ पे शाह आयोग बनाया गया था, जिसकी रिकमेंडेशन 66 में ली थी। उसी शाह आयोग के सिफारिश से पंजाब और हरियाणा को अलग किया गया था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी पंजाब में इस टाइम पे शामिल था, आपको मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, पंजाब में ही शामिल था, इसको बाद में अलग किया गया था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब शामिल थे 66 में, तो हरियाणा अलग हुआ। हिमाचल प्रदेश कब अलग हुआ, 1971 में अलग हो गया। ठीक है, और हरियाणा कब हुआ, 1966 में अलग हुआ। तो 2 स्टेट और बन गए फिर। इसके बाद मणिपुर। ठीक है, हमारे कितने स्टेट हो गए हैं, 18 स्टेट बन चुके हैं हम। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 72 में 19वां, 20वां और 21वां राज्य बनाया जाता है। मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां राज्य बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मणिपुर यहाँ पे है। ठीक है, जहां पे अभी बहुत ज्यादा दंगे हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है। फिर त्रिपुरा, ठीक है, और कौन सा है, मेघालय। ये 3 स्टेट कहाँ से बनाए जाते हैं, ये पूर्ण राज्य का इनको दर्जा मिला। देखो आपको पता होगा कुछ स्टेट्स यहाँ पे यूटी कैटेगरी में थे, फजल अली कमीशन ने इनको यूटी बना रखा था, मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह को। ठीक है, तो इनको क्या है, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और 22वां संविधान संशोधन करना पड़ा उनको, एक ऑटोनोमस स्टेट की कैटेगरी में डाला, क्योंकि यहाँ पे ट्राइब्स रहती थी, इसलिए ऑटोनोमी दी गई है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को यूटी बनाया गया साथ में, ये है। फिर सिक्किम को 75 में, मैंने बताया था सिक्किम के लिए 35वां संविधान संशोधन 74 में हुआ, जहां पे इसको संबद्ध राज्य या सह राज्य का, जिसको को स्टेट कहते हैं, वो आर्टिकल 2A जोड़ा गया था, 2A। ठीक है, उसके बाद 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से 75 में इसको 22वां राज्य बना दिया कंप्लीट। ये सह राज्य नहीं है, फुल स्टेट का दर्जा है ये। तो 36वें संविधान संशोधन से फुल स्टेट, उसके पहले उसके पास जो स्टेटस था वो था को स्टेट का दर्जा। उसके बाद फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को फिर यूटी से हटा करके स्टेट का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो मिजोरम को 23वां राज्य, अरुणाचल प्रदेश को 24वां और गोवा को 25वां राज्य बना दिया गया। मिजोरम 86 में भारत सरकार और मिजोरम नेशनल फ्रंट के समझौते के बाद बना था। देखो मिजोरम में क्या था कि बहुत बड़ा उग्रवाद या फिर अलगाववाद वाला कॉन्सेप्ट पैदा होता था, मिजो नेशनल फ्रंट, इसने बहुत बड़े पैमाने पे एग्रेशन दिखाया था। समझौता हुआ सरकार का और फिर यहाँ पे ये स्टेट बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश 72 में संघ शासित प्रदेश से स्टेट बना, और 87 में गोवा क्या बना, और गोवा 87 में राज्य बना। ये यूटी बना था पहले, 72 में यूटी बना अरुणाचल प्रदेश, और 87 में राज्य बना। गोवा 87 में, और दमन द्वीप क्या है, अलग होकर के क्या बना, राज्य बना। ठीक है, दमन द्वीप से इसको अलग होकर के इसको क्या बनाया गया था, फिर स्टेट बनाया गया था। देखो कई सारे स्टेट बन रहे हैं, इसमें क्या हमें सभी को याद रखना है, मुख्य रूप से आपको देखो बड़े बड़े स्टेट्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। इवन डेट तो नहीं है इनकी जरूरी, लेकिन हाँ कौन सा स्टेट किससे अलग होकर बना है, ठीक है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखना है। यही चीज आगे मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे जब जिले पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पे आपको जिले ऐसे पढ़ने पड़ेंगे। थोड़ा सा आपको देखो 1 या 2 क्वेश्चन ही रहेंगे, बट इसलिए मैं इसको फैक्चुअल बेसिस पे ही पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये 2000 में अलग हुए थे। आपको पता होगा भारत का जो मैप है, ठीक है, यहाँ पे आप मान लो मध्य प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे फिर आपको पता है उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है बिहार है। मध्य प्रदेश का एक हिस्सा अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा अलग करके उत्तराखंड बनाया गया, और बिहार का एक हिस्सा अलग करके झारखंड बनाया गया। ठीक है, तो झारखंड बनाया गया ये, कि उत्तराखंड यहाँ पे बनाया गया उत्तराखंड, और ये सीजी बनाया गया मध्य प्रदेश से अलग होकर के। ये सब का सब कब हुआ, 2000 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना, जो कि 1 नवंबर 2000 को बना। उत्तराखंड 27वां राज्य बना, जो कि 6 से 7 नवंबर को बना, मतलब इसकी एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। और 28वां राज्य ये 15 नवंबर को 2000 को ये बना। इसलिए 15 नवंबर 2000 को देखो एक और महत्वपूर्ण दिन है, बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है। बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस मनाना शुरू कर दिया है। जनजातीय गौरव दिवस ये कब से मनाना स्टार्ट कर दिया है, जनजातीय गौरव दिवस? ये जनजातीय गौरव दिवस 2021 से मनाना सरकार ने शुरू कर दिया है, 2021 से, याद रखना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम लास्ट में एक बात और समझेंगे, लास्ट यहाँ पे हो रहा है जैसे तेलंगाना, ठीक है, 2014 में अलग हुआ।
तेलंगाना की कहानी तो मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि जब आंध्र प्रदेश से बोला कि हम आपका स्टेट आपसे एक हिंदी भाषी स्टेट टाइप का अलग करके बना रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसका टेरेन अलग है, वो लोग वहां से डिमांड कर रहे हैं तेलंगाना स्टेट की, तो आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली ने वहां के लीडर्स से मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ने कोई इस उनकी बात, उनकी जो सहमति है उसका कोई मतलब नहीं रखा, कोई महत्व नहीं दिया, और उन्होंने क्या कर दिया, 2014 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा स्टेट को गठित कर दिया और भारत का 29वां राज्य बना दिया। हैदराबाद दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाया गया शुरुआती समय में। 10 साल का समय दिया गया है, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे आंध्र प्रदेश अपनी जो अगली जो राजधानी होगी वो शिफ्ट कर लेगा, ठीक है। अब सबसे खतरनाक और सबसे महत्वपूर्ण स्टेट वो है हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है। इस स्टेट को पढ़ना अपने आप में एक, है ना, क्या है, एक थीसिस पढ़ने जैसा है। मतलब इस स्टेट को पूरी कहानी समझना, इसकी प्रॉब्लम समझना अपने आप में पीएचडी करने लायक चीज है ये, है ना। तो क्या है कहानी, देखो जम्मू कश्मीर की कहानी तो आपको मैं इनिशियली बता चुका हूँ। मुद्दा क्या था, है उसकी गहराई में न जाकर के हम ये देखते हैं कि जब इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू हरि सिंह से, राजा वहां के हरि सिंह थे, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वहां के जो राजा हरि सिंह थे उनसे जब भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र पे साइन करवाए गए तो उनको एक वादा किया गया कि हम आपके राज्य को स्पेशल स्टेटस भी दे देंगे, और वो देंगे हम आपको किसके थ्रू, 370 और 35A के थ्रू। अब इसमें उनको अलग संविधान, अलग संविधान, अलग झंडा, अलग नियम कायदे और स्पेशल स्टेटस, अलग राष्ट्रगान, अलग अपना राज्य का जो गान है, जो सॉन्ग है, वो तक उनको बनाने की अनुमति मिल गई। ऐसे में तो भारत का ये जो यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट है, यूनियन ऑफ स्टेट वाला कॉन्सेप्ट है, वो तो बहुत जल्दी अलग तरीके से भंग हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में इस चीज को नोटिस किया और एनडीए गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को बड़ी मेजोरिटी के साथ अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म कर दिया कि पहले तो इनका स्पेशल स्टेटस खत्म करो, ठीक है। फिर क्या किया, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जब इससे समाप्त हो गया इन आर्टिकल्स से, तो फिर इसका रीऑर्गेनाइजेशन करके 2 यूटी में बांटा, एक तो जम्मू कश्मीर यूटी और एक लद्दाख यूटी। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये जम्मू कश्मीर था, ये पूरा जम्मू कश्मीर ऐसे ऐसे दिखता है, आप मैं अगर यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये ऐसे कुछ दिखता है, ठीक है। आपको पता है कि हमारा बहुत सारा इलाका पीओके में चला गया है, ठीक है, तो ये तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में माना जाता है। तो ये वाला जो इलाका है, ये वाला, ये बनाया गया जम्मू कश्मीर यूटी और ये बनाया गया यहाँ पे लद्दाख यूटी। लद्दाख यूटी में कारगिल और लेह दो क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, वो जिले हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे जिले हैं जैसे अनंतनाग, बांदीपुरा, बारामूला, बडगाम, डोडा, गांधरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, कुलगाम, पुंछ, कुपवाड़ा, पुलवामा, रामबन, रसाई, राजौरी, सांबा, शोपिया, श्रीनगर, उधमपुर। श्रीनगर इसकी कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें क्या है यहाँ पे आगे बढ़ी। अभी देखो ये रीऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं कि बस 5 अगस्त को एक अमेंडमेंट लाए, संविधान पास कराया, संविधान संशोधन पास कराया और 370 को हटा दिया, हो गया। इसके लिए सिस्टमेटिक ढंग से सरकार क्या लाई कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूं JNK रीऑर्गेनाइजेशन, पूरा नहीं लिख रहा हूं, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है। ये 2019 एक्ट करके लेके आई है, ठीक है। इसमें ये फिर डिटेल में समझाया कि कैसे क्या यूटी होंगे, उनमें कौन कौन से जिले होंगे, ये इस तरीके से इन्होंने डिटेल में समझा दिया इस चीज को, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहानी हो जाती है। अब आगे अगर हम देखें तो देखो भारत में इस तरीके से, भारत में क्या हो गया आज तक, अगर मैं तेलंगाना तक की बात करूं, ठीक है, अगर मैं तेलंगाना तक की बात करूं, यहां पे लिख रहा हूं, अगर मैं तेलंगाना तक की बात करूं, तेलंगाना कब बना था, 2014 में, इस तक बात करूं तो भारत में कितने स्टेट बन गए थे, 29 स्टेट। बट 2029 स्टेट और कितनी यूटी, 7 यूटी, ठीक है। बट 2019 में सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठा करके जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करके उसको स्टेट का दर्जा भी छीन लिया और उसको यूटी बना दिया। तो कितने स्टेट बचेंगे भारत में, 28 स्टेट बचेंगे। तो भारत में 28 स्टेट बचे, फिर कितनी यूटी बचनी होनी चाहिए, अब 9 यूटी होनी चाहिए, 7 2 9 यूटी हो जानी चाहिए, क्योंकि स्टेट अब 2 यूटीज में कन्वर्ट हो चुका है ये। बट 2020-21 के आसपास सरकार ने क्या किया, जो दमन दीव वाला इलाका था, ठीक है, मैं मैप के थ्रू आपको बता देता हूं,
जो दमन दीव वाला इलाका था, ठीक है, जैसे ये दमन है आपको दिख रहा होगा, और ये यहाँ पे क्या है दादरा नगर हवेली, इन दोनों को एक यूटी मान लिया कि यहाँ पे एक ही उपराज्यपाल एलजी होगा जो यहाँ पे क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेट करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे संभालेगा, तो उसको एक यूटी बना दिया। तो इस प्रकार से अब 8-9 यूटी घट के कितनी हो गई है, 8 यूटी। तो वर्तमान समय में भारत में 28 स्टेट और 8 यूटीज हो गई हैं। तो ये है ओवरऑल रीऑर्गेनाइजेशन करंट में, आज 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमने एंशियंट पीरियड से जो कहानी स्टार्ट की थी वो अब कहाँ खत्म हो रही है कि 552 एक जमाने में जो रियासतें थी, आज जाकर के वो कितने में कंसोलिडेट हो गई हैं, 28 यूटी में कन्वर्ट हो गई हैं, और 28 स्टेट और 8 यूटी में कन्वर्ट होके रह गई हैं वो। ये है स्टेट का वर्तमान समय में बेस्ट ऑफ द बेस्ट रीऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद भारत में अब देखो उसके अलावा और कौन सा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो देखो समय के साथ हमने उत्तर प्रदेश का नाम पहले क्या था, संयुक्त प्रांत था, यूनाइटेड प्रोविंस, अब उत्तर प्रदेश 1950 में किया। तमिलनाडु को पहले मद्रास कहा जाता था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, 1970 में उसको तमिलनाडु कर दिया। पहले मैसूर कहा जाता था कर्नाटक को, अब उसको कर्नाटक कहा जाता है 1973 में। पहले लक्षद्वीप मिनिकॉय कहा जाता था, अब उसको लक्षद्वीप कहा जा रहा है। दिल्ली जो था ना, पहले सिर्फ दिल्ली कहलाता था, अब उसको नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली कहा जाता है, एनसीआर दिल्ली कहा जाता है, ठीक है। एनसीआर दिल्ली कहानी ये है कि एनसीआर दिल्ली को संविधान संशोधन के थ्रू बनाया गया था 1992 में, 69वां संविधान संशोधन 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया था। इसमें हुआ ये था कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी का इसको स्टेटस मिला था। इसका स्टेटस मिलना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी क्या है अब चीजें दिल्ली को है ना करने मिलने स्पेशली मिलने लग गई हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटस मिलने एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। इसके लिए स्पेशल प्रोविजन जोड़े गए संविधान में, वो है 239A और 239AB। इसमें साथ ही 70 सदस्यीय विधानसभा का भी प्रावधान किया गया। दिल्ली को एक यूटी के साथ साथ एक स्टेट लेजिस्लेचर भी दी गई कि अब यहाँ पे चुनाव होंगे, यहाँ पे एक मुख्यमंत्री भी होगा, एक ऐसी यूटी जहाँ पे मुख्यमंत्री बैठेगा। साथ में मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की स्थापना हुई, लोक व्यवस्था, पुलिस, है ना, भूमि पर केंद्र सरकार का नियंत्रण, ठीक है। एक चीज यहाँ पे समझना पड़ेगा कि दिल्ली की एक स्पेशल पुलिस भी है, बड़ी स्पेशल पुलिस वहां की यूटी की गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, ठीक है, याद रखना। क्योंकि वर्तमान समय में जैसे केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो और सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे अलग थी, दूसरी पार्टी की थी, तो टसल होता रहता पुलिस को लेकर कि पुलिस हमें कंट्रोल करना चाहिए, वो कहती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद करती थी, स्टेट गवर्नमेंट कह रही थी कि हमें करना चाहिए। अब वर्तमान में तो दोनों सेम ही गवर्नमेंट है, तो कोई इशू नहीं होगा। उपराज्यपाल, उपराज्यपाल यहाँ पे विशेषाधिकार प्राप्त होता है और संवैधानिक संकट और राष्ट्रपति शासन दूर लागू हो करके यहाँ पे दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दिल्ली को स्पेशल स्टेटस या फिर नेशनल कैपिटल रीजन के रूप में घोषित किया गया 1992 में, 69वां संविधान संशोधन। उत्तराखंड को 2006 में उत्तराखंड बोला गया, उसके पहले उत्तरांचल कहलाता था, पांडिचेरी पहले कहलाता था, अब उसको पुडुचेरी 2006 में कर दिया। पहले उड़ीसा कहलाता था, अब 2011 में उसको ओडिशा कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात, आप फंडामेंटल बात आप याद रखना। और यहाँ पे इस तरीके से भारत क्या हो जाता है, रीऑर्गेनाइज हो जाता है, और ये हमारी यहाँ पे क्लास, आज की मास्टर क्लास खत्म हो जाती है, ठीक है। जिसमें मुख्य रूप से आपको मैंने एंशियंट पीरियड से लेकर के वर्तमान समय में कैसे भारत में अलग अलग स्टेट रीऑर्गेनाइज होते हैं, और जो 552 रियासत से लेकर के 28 स्टेट और 8 यूटी जो बनती है, ठीक है, वो किस तरीके से रीऑर्गेनाइज होती हैं, किस तरीके से उनके नाम बीच बीच में चेंज होते रहते हैं, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस का उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये कहानी आपको समझ में आई होगी। कहानी तो नहीं है वैसे, है ना, ये कहानी नहीं है, ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और एपी जैसे एग्जाम्स फैक्ट्स पे ज्यादा बल देते हैं, उनका कॉन्सेप्ट से ज्यादा मतलब नहीं होता, और जितना वो कॉन्सेप्ट आपसे पूछेगा उतना मैं कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ। तो राज्यों का पुनर्गठन वाला जो एक टॉपिक था वो हमारा हो चुका है। अब हम मध्य प्रदेश के निर्माण को डील करेंगे। उसके पहले हमारी एक सीरीज चल रही है, मैं आपको बता चुका हूं कि आपको अगर अपने तैयारी में एक एज देना है, एक नया मुकाम हासिल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को इवेल्युएट करना पड़ेगा। ये मानो मेरी बात, अगर आप टाइम पे टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी तैयारी कितने लेवल पे पहुंच चुकी है। तो उसमें क्या है, एग्जाम गुरुजी का जो प्ले स्टोर पे ऐप है उसको डाउनलोड करके आप इसको ओपन करके आप जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करोगे तो आपको 25 टेस्ट ओवरऑल मिलेंगे, जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे, और इसमें आपको 20 यूनिट वाइज टेस्ट और 5 FLTs मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट, जो बिल्कुल एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप इनको ज्वाइन कर लेते हो तो आपको क्या होगा, आप टाइमली अपने आप को इवेल्युएट कर लोगे और आप पता लगा लोगे कि मुझे, है ना, मेरे अंदर कितना कैलिबर है,
कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर लूंगा। अगर इन केस मान लो टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो आप क्या करने लग जाओगे, तैयारी को फिर से एक नया एज दोगे, नया तरीके से उसमें अपने आप को पढ़ाई करने का उस मेथड में इन्वॉल्व कर लोगे। तो ये चीज आपको इस टेस्ट के थ्रू मिल सकती है, इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है आपको, सजेशन है, ठीक है। ये सजेशन क्या है, वॉलंटरी है, ठीक है, आप मानो या ना मानो वो आपके ऊपर है, लेकिन वॉलंटरी एक बेस्ट सजेशन है जो आपको करना चाहिए। इसमें आपको 25 टेस्ट बिल्कुल डेडिकेटेड टेस्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है, 25 डेडिकेटेड टेस्ट दिए जा रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और ये टेस्ट क्या है, ज्यादातर अभी अलग अलग संस्थानों में अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम इसमें क्या है आपको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अभी इसे प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसको आप क्या कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो। इस अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी इस टॉपिक पे, ठीक है। तो ऑलरेडी इस पे कंटेंट तैयार हो चुका है, अब अगली क्लास हम इस पर रिकॉर्ड करने वाले हैं। अभी हमारा टाइम काफी हो चुका है, 1 घंटे होने ही वाले हैं, 50 मिनट तो हो ही चुके हैं, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे विराम दूं और अगली क्लास हमारी इस टॉपिक पे होगी, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम मध्य प्रदेश के टॉपिक को डील कर लेंगे और ये क्लास इतनी इनफ होगी कि यहीं से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है, आपको कहीं अदर चीजों पे नहीं भागना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो मुझे पता है कि क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, समझ आया होगा और आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओगे। तो क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आप सभी को यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ कि आपने पेशेंस के साथ इस क्लास को सुना, समझा और आगे देखा भी, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद आप सभी को।